Good evening, friends. Today we are going to start semester 5 international trade, right? कोई लोग इसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, वन एंड द सेम, ठीक है। सिलेबस देखो आपके सामने रखा हुआ है। तो इन टोटलिटी वी हैव 4 यूनिट्स इन दिस सिलेबस। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली है क्या? देखो, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, स्कूल लेवल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो कहते हैं व्हाट वी हैव टू स्टडी इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, राइट? बेटा, यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे जब आप लोग सेमेस्टर 1 में हुआ करते थे, तो वहाँ पे यूनिट नंबर 1 में टॉपिक हुआ करता था मैम क्यू से कंपैरेटिव एडवांटेज। याद है कंपैरेटिव एडवांटेज? भाई, दो कंट्रीज है, एक सपोज करो, एक इंडिया है, एक अमेरिका है, ठीक है। अब कुछ रिसोर्सेज हमारे पास है, कुछ रिसोर्सेज उनके पास। ऑब्वियसली वी बोथ हैव द स्केर्ड रिसोर्सेज। अब उन गिवन रिसोर्सेज से हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे, राइट? तो कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता था कि कहाँ किस कंट्री में बनाना रिलेटिवली सस्ता पड़ता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर गुड्स। याद है कुछ इनका? तो कौन सी कंट्री इंपोर्ट करेगी, कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके के टैक्सेस लगाए जाते हैं, कौन सी कंट्रीज से किस तरीके की इंटरनेशनल पॉलिसीज होती है, कौन कौन सी थियरीज है। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है बेसिकली, वो सब चीजें हमको इस सिलेबस के अंदर पढ़नी है, राइट? इसमें जो टोटल 4 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है, यूनिट 1 हुई ना हुई बराबर है, उसको मैं यूनिट में काउंट ही नहीं करता। इट इज वन क्लास, इट इज जस्ट वन क्लास, ठीक है। उसको हम काउंट नहीं करते। तो बेसिकली 3 ही यूनिट हमारे सिलेबस में है, यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4। यूनिट नंबर 2 में अगर आप देखेंगे, अच्छा रीडिंग लिस्ट अगर देखें, तो पहले सिर्फ और सिर्फ क्रूगमैन ही हुआ करती थी। लास्ट ईयर से पहले अगर देखें तो पूरा सिलेबस एक ही रीडिंग लिस्ट में था, क्रूगमैन से था। ठीक, लास्ट ईयर उन्होंने 2 एड ऑन करा है इसके अंदर, एक फिंस्ट्रा करी है और एक गैंडोल्फो करी है, ठीक है जी। ये 2 रीडिंग लिस्ट इन्होंने ऐड करी है। तो साफ साफ देखो, एक चीज मेंशन्ड है, अगर आप थोड़ा सा समझना चाहे, एक चीज साफ साफ मेंशन करी है यूनिवर्सिटी ने कि एंड सेमेस्टर 75 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन विल इंक्लूड कपल ऑफ पार्ट्स, विल मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज। साफ साफ बताया गया है, न्यूमेरिकल विल बी देयर, वेटेज भी बताई गई है, मे कैरी 25 to 35 मार्क्स। तो अगर कोई सोचे इंटरनेशनल ट्रेड इज कंप्लीटली थियरी पेपर, सो द आंसर इज स्पीक नो। मिनिमम 25 नंबर के तो न्यूमेरिकल्स वो आपको ऑफर करेगा, राइट? और उसने साफ देखो बड़े बड़े क्लियरली क्या बोला है, इक्वल वेटेज शुड बी पेड टू द लास्ट 3 यूनिट्स। लास्ट की तीनों यूनिट्स की वेटेज इक्वल है और फर्स्ट यूनिट का जिक्र ही नहीं है। तो आप भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि हम उसे छोड़ देंगे, लेकिन उसमें कुछ आने लायक है, इट्स प्योर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब फालतू समय हमारे पास होगा। So today I am going to start your unit number 2, Neoclassical Trade Theories, ठीक है। Neoclassical Trade Theories। इस यूनिट में हमको क्या करना है, एक बार ब्रीफ में आपको कर देता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज। इसके अंदर बेसिकली आपको 4 मॉडल्स पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको 4 मॉडल्स पढ़ने हैं, और 4 मॉडल्स को एक बार नाम से अगर बताऊं, एक है रिकार्डियन ट्रेड थियरी या रिकार्डियन मॉडल के नाम से जानेंगे, एक हमारे पास स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल है, एक हेक्सचर ऑल इन मॉडल है, एक स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल है। ये 4 मॉडल्स हमको पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडल्स क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, फिर एक एक करके मॉडल पढ़ना पड़ेगा। एवरी मॉडल विल टेक टाइम, ठीक है। हर मॉडल की अपनी अपनी assumptions है, अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक तरीका है। लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक। अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट नंबर 2 में हमको करना क्या है। जब हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 2 का जिक्र करेंगे, ठीक है जी, तो वहाँ पे थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमको 4 मॉडल्स यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर मॉडल की मैं बात करूं, दैट इज द
रिकार्डियन मॉडल, राइट। अच्छा, पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा मैं ग्रुप के ऊपर, एंड प्लीज आप लोग एक नोटबुक निकाल करके बैठिए, मैं डिक्टेशन दूंगा कुछ चीजों की, तो आपको वो लिखनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि थियरी है तो थियरी के हिसाब से ही चलेगी। एक रिकार्डियन मॉडल हमारे पास है, एक हमारे पास, बट एचओ मॉडल ही कहता हूँ मैं, स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है इसकी, ठीक है, देख के लिख देता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। HECKSCH, हेक्शियर ऑल इन मॉडल, ठीक है जी। मैं आगे से इसको एचओ मॉडल ही कहूंगा, सब एचओ मॉडल ही कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, और एक हमारे पास है स्टैंडर्ड रेट मॉडल। स्टैंडर्ड रेट मॉडल, देखिए जी कहानी क्या है प्लीज। जब हम बात करेंगे रिकार्डियन मॉडल की, देखिए बच्चे, आपने जनरल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है 2x2x2 मॉडल, वहां कहते थे दो फॉर्म्स हैं, दो गुड्स प्रोड्यूस करती है और दो ही हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स है, राइट, ऐसे कुछ कहा करते थे। तो यहाँ पर इन मॉडल्स को उसी तरीके से डिफाइन किया गया है। रिकार्डियन मॉडल इज बेसिकली 2x2x1, 2x2x1। सुनिए ध्यान से प्लीज, लिखते रहिएगा, बाद में सुन लो एक बार। ये जो पहला 2 है, ये हमको कहता है कि वी विल अज्यूम दैट देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सिर्फ 2 ही कंट्रीज हमारे पास है। तो जब 2 कंट्रीज का हम जिक्र करेंगे, एक हम बात करेंगे होम कंट्री की और एक हम बात करेंगे फॉरेन कंट्री, राइट। हम तो है ही ऑब्वियसली, एक ही कंट्री हो रहा है बस हमारे पास। दूसरा 2 जो है वो हमको कहता है कि ये 2 कंट्रीज जो है सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस करती है, एक गुड एक्स और एक गुड वाई। नाम कभी कुछ मिलेंगे, कभी एप्पल मिलेगा, कभी बनाना मिलेगा, कभी चीज मिलेगा, ठीक है, कभी रोज मिलेंगे, वो क्रुगमैन की अपनी अपनी एग्जांपल्स है, कोई भी 2 गुड्स का नाम दिया। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास सिर्फ एक है, दैट इज लेबर। हम अज्यूम करके चलेंगे लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन बोथ कंट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं एक्स और वाई 2 गुड्स। इज इट क्लियर? जैसे इसके ऊपर रिकार्डियन ने कोई थियरी लिखी तो वो मॉडल बन गया रिकार्डियन मॉडल, राइट। ऐसे हम लोग जब एचओ मॉडल की तरफ जाएंगे तो वहां पे मॉडल को थोड़ा सा रिवाइज किया जाएगा, 2x2x2 मॉडल। ये पहले जो 2 है कि हम फॉरेन कंट्री होम कंट्री है, 2 ही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सेम है, वो सेम है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक होम कंट्री है एक फॉरेन कंट्री है, 2 ही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, एक एक्स और एक वाई। बट जो चेंज आया है वो क्या आया है? नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। We have 2 factors of production. One is labor, one is land oblique capital. कभी कभार लैंड अज्यूम करेंगे, कभी कभी कैपिटल अज्यूम करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो वी विल अज्यूम दैट वी हैव 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वन इज लेबर, दैट इज ओके। लैंड और कैपिटल में से कोई एक, जैसे लेबर को हम लोग कैपिटल से दिखाएंगे, लैंड को कैपिटल टी से दिखाएंगे, कैपिटल को कैपिटल के से दिखाएंगे, राइट। कि लैंड को कैपिटल टी से क्यों दिखाते? भाई क्रुगमैन की मर्जी दिखा रहे हैं, जैसे वो दिखाएगा हम दिखा। अजम्पशन चेंज हो रही, समझ में आ रही दोस्त कहानी क्या है? अच्छा, उसके बाद जब आप जाएंगे स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल पे, इसकी कहानी देखो क्या करेंगे। ये मॉडल कहलाएगा हमारे पास 2x2x3। पहले जो 2 है वो सेम है, होम कंट्री फॉरेन कंट्री, we will produce x and y, but now we have 3 factors of production. One is labor, one is land and one is capital. एक हमारे पास लेबर है, एक हमारे पास लैंड है, एक हमारे पास कैपिटल है। अब प्लीज बड़े ध्यान से एक बात सुनना, इससे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। कहते हैं लेबर जो हमारे पास है, इसका यूज एक्स की प्रोडक्शन में भी होता है और इसका यूज वाई की प्रोडक्शन में भी होता है, ठीक है। लेबर इज यूज्ड इन बोथ एक्स एंड वाई,
तो उसको हम बोलते हैं लेबर इज अ मोबाइल फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे? लेबर इज अ मोबाइल फैक्टर। मोबाइल फैक्टर से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा फैक्टर जो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, मतलब लेबर एक्स में भी जाएगा और लेबर वाई में भी जाएगी। क्या ठीक है? बट ये जो लैंड और कैपिटल जो है ना, ये जो दोनों हैं, ये दोनों हैं स्पेसिफिक फैक्टर। क्या है बच्चे हमारे पास? ये स्पेसिफिक फैक्टर है। कहते स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ लैंड का जो यूज है वो सिर्फ एक्स की प्रोडक्शन में होएगा। लैंड विल बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड कैपिटल विल बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाई। तो these two factors of production, land and capital, are considered as the specific factors, right? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट को, land is specific factor to good X and capital is again specific factor to good Y, right? तीनों मॉडल्स में अगर आप अभी एक झलक देख रहे हो, डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, मॉडल्स क्या है वो अभी नहीं बताना मैं, पहले तीनों मॉडल का जो बेस है वो अल्टीमेटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर लेबर, यहाँ दो फैक्टर और दोनों फैक्टर दोनों गुड्स में यूज हो रहे हैं। यहाँ तीन फैक्टर, एक फैक्टर मोबाइल है जो दोनों के प्रोडक्शन में यूज होगा और एक एक गुड पे एक एक फैक्टर क्या है? स्पेसिफिक लगा हुआ है, राइट? क्लियर है कहानी? और जो चौथा मॉडल हमारे पास है दैट इज अ स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, ये भी हमारे पास 2x2x2 मॉडल है। ये पूरा का पूरा एचओ मॉडल पर ही बेस्ड है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव डिमांड एंड रिलेटिव सप्लाई। रिलेटिव डिमांड एंड रिलेटिव सप्लाई ये क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, जब मॉडल आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो ये चार मॉडल्स हमको पढ़ने हैं, ये चारों मॉडल्स खत्म हो जाएंगे तो हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाएगा। और एक क्लास में कोई मॉडल खत्म नहीं होता है, बड़े बड़े मॉडल्स, राइट? So we are starting with the Ricardian model. First of all, write on the headings please. और ये हम रिकार्डियन मॉडल का जो हमने पढ़ना है दैट इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द ग्रुपमैन, राइट? चैप्टर नंबर 3 से पढ़ना है जो ग्रुपमैन में है। तो यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम ग्रुपमैन, ठीक है? चैप्टर का नाम लिख लीजिए लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। देखना तो ध्यान से। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द मॉडल स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हमको सीखनी है दोस्त, ठीक है? तो वो टर्म्स सीखने के लिए कुछ एक हेडिंग डाल लीजिए, एक, ठीक है? हेडिंग लिख लीजिए कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। एक एग्जांपल की हेल्प से आपको मीनिंग पता है तो, और फिर रिकार्डियन मॉडल स्टार्ट कर देंगे। लिखिए हेडिंग कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब एक एग्जाम्पल सुनना जी बहुत ध्यान से, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना वो एग्जाम्पल हमको क्या कहते हैं, ठीक है? दो कंट्री है हमारे पास, कंट्री ए भी कह दीजिए, इंडिया पाकिस्तान कह दीजिए, यूएस कोलंबिया कह दीजिए, ठीक है? कोई भी दो कंट्रीज का हम जिक्र कर लेते हैं। मैंने कहा भाई एक मेरे पास कंट्री ए है, एक मेरे पास कंट्री बी है, क्या ठीक है? नाम रख दिया इसका कोई पाकिस्तान कोलंबिया, जो आपका नाम रखना है, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ए बी ही बोलूंगा, ठीक है? अब दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मैंने एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर कंट्री ए के अंदर, सुनिएगा प्लीज, कंट्री ए में अगर 10 मिलियन रोजेस को प्रोड्यूस किया जाएगा, अगर कंट्री ए में 10 मिलियन रोजेस को प्रोड्यूस किया, वैलेंटाइन डे का एग्जांपल दिया आपकी बुक से इसलिए बोल रहा हूँ, 10 मिलियन रोजेस को अगर प्रोड्यूस किया जाएगा
तो 1 लाख कंप्यूटर को सैक्रिफाइस करना, राइट। स्टेटमेंट समझ में आ रही है क्या? कंट्री ए में अगर 10 मिलियन रोजेस, अभी लिखूंगा, सुन लीजिए, इंग्लिश में लिख दूंगा, 10 मिलियन रोजेस को अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो 1 लाख कंप्यूटर्स को सैक्रिफाइस किया जाएगा। और जबकि कंट्री बी में अगर 10 मिलियन रोजेस को प्रोड्यूस किया जाएगा तो सिर्फ 30,000 कंप्यूटर्स को सैक्रिफाइस किया जाएगा। लिख लीजिए स्टेटमेंट को प्लीज एक बार, लिखिए। टू प्रोड्यूस 10 मिलियन रोजेस, टू प्रोड्यूस 10 million roses, country A has to sacrifice 1 lakh computers। और अगर मैं कंट्री बी की बात करूं, टू प्रोड्यूस 10 million roses, country B has to sacrifice 30,000 computers, right? दोस्तों अब एक मेरी बात सुनना, इकोनॉमिक्स की भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो है। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 10 million roses in country A is 1 lakh computers and in country B is 30,000 computers। ये बात समझ में आ गई? किस कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है? किस कंट्री में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है 10 मिलियन रोजेस की? कहते हैं यहाँ पर कंट्री बी में। तो इट मींस कंट्री बी के अंदर रोजेस को प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। तो कंट्री बी इज हैविंग कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग, बोलिए, ऑफ प्रोड्यूसिंग रोजेस। अच्छा, परमिशन है नहीं कि आपके पास बोलने की? मैंने म्यूट तो अनम्यूट किया हुआ यार। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल चेंज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, समझना हो मैं क्या है, टेबल, छोटी सी टेबल बनाना चाह रहा हूँ। हाइपोथेटिकल, अभी तक जो पढ़ रहे बेटा पेपर में कुछ नहीं आया, सब बेसिक से, ठीक है। अभी एग्जाम फर्स्ट क्लास से ऑब्वियसली आप एग्जाम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चेंजेस इन प्रोडक्शन, मैंने कहा जी हमारे पूरे वर्ल्ड में दो ही चीज बनती है। कहते क्या क्या बनते हैं? मैंने कहा भाई एक रोज बनते हैं और एक कंप्यूटर्स बनते हैं। दो कंट्री है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। प्लीज सुनिए ध्यान से, बस एक सेकंड। मैंने कहा जी अगर कंट्री ए में आप 10 मिलियन रोजेस प्रोड्यूस करेंगे तो कंप्यूटर्स कितने कम हो जाएंगे? 1 लाख। तो कंट्री ए में मैंने रोजेस में क्या किया, प्लस 10 मिलियन कर दिए और माइनस 1 लाख कंप्यूटर कर दिए, राइट। और कंट्री बी में सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 10 मिलियन रोजेस प्रोड्यूस करेंगे तो कितने कंप्यूटर्स लेस होंगे? 30,000। ऐसा ही है। अब एक बात सुनना, प्लीज प्लीज सुनिए ध्यान से। मैं कहता हूं अगर कंट्री ए इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि मेरे यहाँ पे रोजेस को प्रोड्यूस करना रिलेटिवली एक्सपेंसिव है रिलेटिव टू कंट्री बी, आई शुड नॉट प्रोड्यूस रोजेस, राइट, आई शुड नॉट प्रोड्यूस रोजेस। और वो कहते ठीक है मैं रोज प्रोड्यूस नहीं करता हूं, मैं यहाँ रोज लेस कर देता हूं। अगर वो यहाँ से रोजेस को लेस करता, मतलब रोज की प्रोडक्शन और डिक्रीज कर दे 10 मिलियन से, तो यहाँ पे 1 लाख कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट। अगर कंट्री ए इस बात को एक्सेप्ट करे एंड कंट्री बी इज आल्सो एक्सेप्टिंग दिस थिंग एंड वुड लाइक टू एक्सपोर्ट रोज टू कंट्री ए, अगर दोनों आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे और कंट्री ए रोज की प्रोडक्शन ना करे, तो रोज की प्रोडक्शन जो होनी चाहिए थी कंट्री ए में, उसने उसको डाइवर्ट कर दिया कंट्री बी के अंदर। मतलब जो रोज आपको 10 मिलियन रोजेस प्रोड्यूस करने थे कहाँ पे? कंट्री ए में। आप अपनी कंट्री मत प्रोड्यूस करिए। अगर आप अपनी कंट्री में नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? 1 लाख कंप्यूटर प्रोड्यूस करेंगे। कहते फिर हमको 10 मिलियन रोज चाहिए, कहाँ से लेके आएंगे हम? कहते काम करो वो आप आउटसोर्स कर दीजिए, आप बाहर से ले लीजिए, कंट्री बी से ले लीजिए।
तो कंट्री ए के बदले कंट्री बी प्रोड्यूस कर रही है 10 मिलियन रोजेस, तो कंट्री बी में लॉस क्या हुआ 30,000 कंप्यूटर्स का। तो नेट अगर देखोगे तो ये 0 हो गया एंड दिस इज पॉजिटिव 70,000 कंप्यूटर्स। तो एक छोटे से डिसीजन ने 70,000 कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी विद द सेम रिसोर्सेज इन द ग्लोब। समझ रहे आप मेरी बात को? मान लीजिए मैं कंट्री ए हूं और आप कंट्री बी है, ठीक है जी। या तो मैं अपने यहाँ 10 मिलियन रोज प्रोड्यूस करूंगा या मैं आपसे प्रोड्यूस करवाऊंगा। अगर मैं अपने यहाँ प्रोड्यूस करता तो 10 मिलियन रोज प्रोड्यूस करता तो यहाँ पे 1 लाख कंप्यूटर कम हो जाते। लेकिन अब मैंने क्या किया, अपने यहाँ पे 10 मिलियन रोज मैंने प्रोड्यूस नहीं करे, मैंने 1 लाख कंप्यूटर प्रोड्यूस कर दिए। और लेकिन उनको चाहिए तो 10 मिलियन रोजेस तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए प्रोड्यूस कर दीजिए। अगर आप मेरे लिए प्रोड्यूस करेंगे 10 मिलियन रोजेस तो आप कितने कंप्यूटर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोड्यूस करेंगे? 30,000। तो 70,000 कंप्यूटर्स वर्ल्ड के रिसोर्सेज से यूज करके एक्स्ट्रा बना सकते हैं। मैं अभी इस बात पर बिल्कुल नहीं आ रहा आप मुझे किस प्राइस पे देंगे, आपका प्रॉफिट है मेरा प्रॉफिट है, सस्ता है महंगा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूं कि हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज है उसको बेटर यूटिलाइजेशन करना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो जहां पे जिस कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का, उसको वहां प्रोड्यूस करने से इकोनॉमी की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। बिकॉज करेंसी क्या है, करेंसी तो सिर्फ ट्रेड कर रही है ना। अल्टीमेटली रियल जीडीपी मैटर्स। रियल जीडीपी मीन्स द क्वांटम, द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स विच वी बोथ टुगेदर विल प्रोड्यूस, राइट? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? नहीं आ रही बच्चे? अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे तो इकोनॉमी में, इकोनॉमी मतलब मेरे वर्ल्ड, मेरी कंट्री और आपकी कंट्री दोनों मिला के पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, यस और नो? यस सर, क्लियर। यस सर। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, प्लीज लिखना स्टार्ट करिए फटाफट से। चलिए जल्दी लिखना स्टार्ट कीजिए, स्पीड से थोड़ा लिखिएगा, ठीक है? द इंटरनेशनल ट्रेड, the international trade increases the output of world. The international trade increases the output of the world. Full stop. It allows each country to specialize in producing the goods in which it has a comparative advantage. In which it has a comparative advantage. Paragraph change करिए please. A country has a comparative advantage. A country has a comparative advantage in producing a good. A country has a comparative advantage in producing a good if the opportunity cost of producing that good, in terms of other good is lower in that country than it is in another country. I'm repeating, in terms of other good is lower in that country than it is in another country. मतलब हमारे यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए
रिलेटिव टू द अदर कंट्री, तो हम कहेंगे कि हमारे पास उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का कंपैरेटिव एडवांटेज है, राइट। पैराग्राफ चेंज करिए। इन द अबव एग्जांपल कॉमा कंट्री बी, अच्छा कंट्री बी के पास किस चीज का कंपैरेटिव एडवांटेज है, अच्छा ये बताइए। Roses. Producing कंट्री के पास roses. किस चीज का कंपैरेटिव एडवांटेज है, रोजेस। तो Roses. ऑब्वियसली कंट्री ए के पास किस चीज का कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, कंप्यूटर्स। Computers. कंट्री के पास दोनों चीजों का नहीं हो सकता, समझ रहे हो इस बात को। लिखिए इन दिस एग्जांपल, इन द अबव एग्जांपल कॉमा कंट्री B has comparative advantage, country B has comparative advantage in roses, and country A has comparative advantage in computers. Full stop. The standard of living can be increased in both places. The standard of living can be increased in both places. The standard of living can be increased in both places if country B produces roses for country A, if country B produces roses for country A, and country A produces computers for country B. Country A produces computers for country B. Full stop. Trade between two countries can benefit both countries. Trade between two countries can benefit both countries. If each country exports the goods, if each country exports the goods in which it has comparative advantage, in which it has comparative advantage. ठीक है जी। तो ये सारी कहानी सिर्फ सिखाई गई एक टर्म के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। मॉडल अभी मैंने नहीं पढ़ाना स्टार्ट करा, राइट। होपफुली सबको समझ में आया होगा जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए होता है, ठीक है। और जिस कंट्री के पास होता है वो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, वो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए अगर आपको म्यूचुअल बेनिफिट्स लगते हैं ट्रेड से, राइट। चलिए जी, राइट डाउन द फर्स्ट मॉडल हेडिंग, लिखिए जी रिकार्डियन मॉडल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। Ricardian model of comparative advantage. सुनते रहना जी, ठीक है। लिखने की बारी पे आएगी जब लिखवा दूंगा, एक बार सुन लीजिए प्लीज। एंड प्लीज जिन लोगों के कैमरा क्लोज हैं उसको प्लीज ओपन कर लीजिए, या आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, चॉइस इज ऑल योर्स। ठीक है जी, मेरी मीटिंग में आना है लाइव सेशंस में तो कैमरा ओपन करना पड़ेगा। मैं बार बार एक चीज नहीं बताऊंगा, प्लीज इधर ओपन योर वेबकैम और लीव द मीटिंग। यहाँ पे हम कह रहे हैं रिकार्डियन मॉडल के अंदर दिस इज मॉडल ऑफ 2x1 मॉडल। अभी डिस्कस किया था हमने। पहला 2 हमको क्या कहता था कि वी आर assuming that there are only 2 countries in the world। कौन कौन सी? एक तो होम कंट्री है यानी कि हम, और एक फॉरेन कंट्री है, नाम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। 2 ही गुड्स है, एक्स वाई मान ले, जो मर्जी मान लीजिए। आपकी बुक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक हमारे पास चीज है और एक हमारे पास वाइन है जी, ठीक है। आपकी बुक का एग्जाम्पल है।
और एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मेरे पास, दैट इज ओनली लेबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर लूंगा, इसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लूंगा। ठीक है जी, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि एक डेटाबेस चलते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं होम कंट्री की। मैंने होम कंट्री से पूछा, मैंने कहा आपके पास क्या रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने कहा जी मेरे पास सिर्फ लेबर है। मैं टोटल कितने लेबर अवेलेबल है, टोटल लेबर अवेलेबल। बेटा ये यूनिट्स इसकी कुछ भी हो सकती है। जनरली जो लेबर आपको अवेलेबल रहेगी एग्जाम्स में, बुक्स में, वो आवर्स में रहेगी। 40 आवर्स, 1000 आवर्स, 5000 आवर्स टोटल लेबर आवर्स। बेसिकली सप्लाई आपके बात अगर हम करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल एंड लेट अस सपोज इट इज गिवन टू यू 1000 आवर्स। ठीक है जी। अब एक टर्म मैं बोल रहा हूँ, प्लीज बड़े ध्यान सुनिएगा, और यहाँ पे बड़ी जबरदस्त कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। आपको उस कंफ्यूजन से बच के साइड से निकलना है। मैं कहता हूँ हम दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, एक चीज और एक वाइन। ठीक है, पहले मैंने बोला चीज। चीज की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी यूनिट्स ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट है। टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ चीज, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स दैट इज लेबर यू नीड, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए एल सी। L stand for labor, C stand for cheese. मैक्सिमम बच्चे कहते सर ये तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। द आंसर इज बिग नो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या कहता है, एक लेबर को अगर हम हायर करेंगे तो कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा, दैट इज एमपीएल। एएलसी यहाँ पे कह रहा है एक यूनिट चीज की बनाने के लिए कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा अगर 2 आवर्स, मैंने कहा एक चीज अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो 2 यूनिट्स लेबर की चाहिए, राइट। तो एक लेबर ने देखा जाए तो कितना चीज बनाया, हाफ। हाँ जी, अगर कांस्टेंट रेट लगाया जाए, अगर एक चीज को बनाने के लिए 2 लेबर की रिक्वायरमेंट है तो एक लेबर ने, अ यूनिट ऑफ लेबर ने कितना चीज बनाया, हाफ चीज बनाया। तो अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात करूं तो वो तो इसका रेसिप्रोकल हो गया ना। भाई मैंने कहा एक चीज को बनाने के लिए 20 आवर्स चाहिए, 20 लेबर मिलेगी, 20 यूनिट्स ऑफ लेबर आएंगी, तब जाके एक यूनिट चीज की बन पाएगी। तो एक लेबर ने कितना चीज बनाया, 1/20। ALC इज नॉट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, बल्कि आप ऐसे यहाँ पे रफ में कहीं लिख लीजिए, आगे जाके यूज होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नथिंग बट 1/ALC। याद आएगी दोस्त इतनी बात। अभी एक हैंड रेज हुआ था, आस्था जी, हम पूछ सकते हैं आपको क्वेरी। सर वही कंफ्यूजन थी एमपीएल और एएलसी का डिफरेंस। हाँ ये कंफ्यूजन आने ही नहीं देंगे ना, पहले उसको आने से पहले खत्म कर देंगे। ठीक है सर जी, एक बार फिर एक्सप्लेन कर फिर दीजिए। देखिए दोबारा से। आपने, मैं कहता हूँ एएलसी का मतलब क्या है, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, अच्छा एक बार आखिर समझना। नंबर ऑफ लेबर required to produce 1 यूनिट ऑफ चीज। ठीक है, एक यूनिट की चीज को बनाने के लिए कितनी लेबर की यूनिट्स चाहिए। आपने कहा जी 20 यूनिट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 20 लेबर जब मिलके काम करेगी तब जाकर एक यूनिट चीज का बनेगा, राइट आस्था। तो एक लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, इफ ऑल द वर्कर्स आर होमोजीनियस। तो एक लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब लेबर, एमपीएल क्या होता है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर। तो एक लेबर ने कितना चीज बनाया होगा, 1/20। व्हाट इज 1/20, 1/ALC। तो एमपीएल एंड एएलसी आर रेसिप्रोकल। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। राइट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको 2 ही अज्यूम करूं आपको समझाने के लिए, बाबा 20 लिख रहा था।
तो ALC मेरे पास 2 गिवन है, एंड सिमिलरली मैंने एक डेटा और यहाँ पे दे दिया, मैंने कहा लेट अस सपोज ALW, ये मैंने 4 आवर्स लिख दिए कि भैया 1 यूनिट वाइन की बनाने के लिए 4 लेबर आवर्स की जरूरत है। तो डिफाइन इसको करना पड़ता, तो ये कैसे करेंगे, नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? हाँ जी। अच्छा, अब बेटा देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स, और 12th या स्कूल लेवल पे आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, आपको 12th में कुछ 11th में माइक्रो में कुछ समझ आया हो ना आया, स्कूल में एक चीज जरूर समझ में आई थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, है ना। वहां कहते थे हम अपने सारे रिसोर्सेज को अगर इस पे लगा देंगे तो मैक्सिमम कितने बना पाएंगे, अगर हम सारे रिसोर्सेज इस पर लगा देंगे तो मैक्सिमम कितना बना पाएंगे, सारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते, क्या क्या कर सकते थे विद फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट, ऐसे कहते थे। अब मेरे पास रिसोर्सेज के नाम पे सिर्फ लेबर है, हमने अज्यूम किया लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड वो भी कितने आवर्स अवेलेबल है, 1000 आवर्स। अगर और हम अज्यूम कर ही रहे हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 2 गुड्स, वन इज चीज एंड वन इज वाइन, तो यहाँ पे अगर मैं पीपीएफ बनाने की कोशिश करूं, देखना बच्चे ध्यान से, मैं अभी बात कर रहा हूं होम कंट्री की, ठीक है, तो मैंने यहां लिखा होम्स चीज प्रोडक्शन, कि हम चीज की कितनी प्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, QC लिख देते, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चीज, वो यहां लिख देते हैं होम्स वाइन प्रोडक्शन, और इसको हम लिख देते हैं QW, राइट। सरान्या जी आपका एक सवाल है, आप पूछ सकते हैं प्लीज। सर मेरे को डाउट हो रहा है कि हम लोग जब बोल रहे हैं कि इतने आवर्स के लिए लेबर अवेलेबल है, तो ये भी हो सकता है ना कि एक पर्टिकुलर बंदा वो मैडम मेरी बात सुनिए, जब हम बात करेंगे टोटल फैक्टर कितने हैं, कहते हैं लेबर है, एक ही फैक्टर है, उसकी सप्लाई आपको पर हेड के रूप में गिवन है, पर सेकंड में गिवन है, पर आवर में गिवन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस यूनिट में उसने लेबर सप्लाई दी है उसी यूनिट में उसने ये भी बताया है कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए इतने यूनिट चाहिए। ये कहता 1000 लेबर है, इतने हेड्स है, इतने हेड्स है, फिर कहता इसके लिए 2 हेड चाहिए, इसके लिए 4 हेड चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट्स कैन बी एनीथिंग, राइट सर? यस सर, गॉट इट। हाँ नीतू जी आप सवाल करिए। So I was having same doubt कि ये 1000 hours क्या है, like 1000 laborers है। सप्लाई अवेलेबल, टोटल लेबर सप्लाई अवेलेबल। ओके, तो सर बेसिकली 1000 hours मींस हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1000 laborers अवेलेबल, 1000 यूनिट्स ऑफ लेबर। ओके सर। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ 1000 पर्सन्स है, फिर आप मेरे सवाल करोगे सर एक बंदा कितने घंटे काम करते हैं, क्या सब लोग बराबर बराबर घंटे काम करते हैं क्या, कि ओवर टाइम तो नहीं है क्या? तो इसलिए पहले से ही हमने क्या किया, उसको लेबर आवर्स को, लेबर को आवर्स में डिफाइन किया। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, एंडोमेंट पढ़ा है, लेबर सप्लाई ऑफ के न्यूमेरिकल्स करे हैं, एवरी टाइम द लेबर अवेलेबिलिटी इज गिवन इन द नंबर ऑफ आवर्स ओनली। एंडोमेंट भी गिवन होता था, 80 आवर्स की एंडोमेंट है, 160 आवर्स की एंडोमेंट है, तो इट इज बेसिकली एंडोमेंट फॉर द इकोनॉमी, हाउ मेनी टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल, राइट? ओके सर। और ये जो कैमरास बंद हो रहे हैं, आप प्लीज मीटिंग छोड़ दीजिए। देखिए दोस्त बड़े ध्यान से, अब मैं कहता हूं मैक्सिमम आप चीज कितना बना सकते हैं, ये देखिए, 1 यूनिट ऑफ चीज बनाने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर। एक चीज बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर। और टोटल कितने आवर्स अवेलेबल है आपके पास, 1000, तो मैक्सिमम कितना चीज बना सकते हो, 500, सीधी कहानी है। तो मैक्स टू मैक्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ चीज यू कैन प्रोड्यूस विद इन योर इकोनॉमी, 500 यूनिट्स। तो 500 कैसे आ रहा है, ये 1000 डिवाइड बाय 2, बोलो। तो इट इज व्हाट, L अपॉन में ALC,
तो अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये इंटरसेप्ट 500 यूनिट्स का बना है, तो ये क्या है, इट इज L डिविजिबल बाय ALC। मैक्सिमम से मैक्सिमम वाइन कितनी प्रोड्यूस कर सकते हो आप सारे सोर्सेज यूज करके? भैया एक वाइन बनाने के लिए 4 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए। आपके पास टोटल कितने अवेलेबल है? 1000। तो 1000 डिवाइड बाय 4 करोगे 250 आ जाएगा। तो L अपॉन में तो 250 कैसे आया ये हमारे पास? L डिवाइड बाय ALW। इन दोनों को उठा के अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये जो रेड कलर की लाइन हमारे पास आई है, इसको हम PF का नाम दे देते हैं, ऐसे कोई भी नाम। दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का फ्रंट एंड। बच्चे कहते सर हमने तो बचपन में सीखा था ऐसे होता है, ये कॉनकेव होता है। वहां आपने अज्यूम किया था इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यहाँ हमने अजम्पशन लगा दी कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रही दोस्तों? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी आप अज्यूम करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। वहां पे क्या अज्यूम करते थे कि पहली बार अगर हम चीज बढ़ाएंगे, कम कंप्यूटर सेक्रीफाइस करेंगे, कम वाइन सेक्रीफाइस करेंगे, फिर अगली बार और ज्यादा वाइन सेक्रीफाइस करेंगे, फिर और ज्यादा वाइन सेक्रीफाइस करेंगे। तो वहां पे सेक्रीफाइसिंग का जो रेट था, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, वो आप क्या कर रहे थे? इंक्रीज करते जाते, इंक्रीजिंग MOC लगाते थे, नहीं लगाते थे? और यहाँ पे हमने क्या लगाया है? कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट लगाया है। ठीक है जी, ये एजम्पशन है। अच्छा, अगर मैं इसकी अब इक्वेशन लिखना चाहूँ, जो हमने यहाँ पे ये PPF ड्रॉ किया है, इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, प्लीज देखिए कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास इस पूरे सिनेरियो के अंदर। व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? जो एक आपके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया गया, बताइए क्या कंस्ट्रेंट है, उसी टर्म्स में डिफाइन करेंगे। बताइए कंस्ट्रेंट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? So labor supply, labor hours. टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इज 1000 और यू कैन से L। तो अगर आप एक यूनिट चीज की बनाते हो, सुनिए ध्यान से, एक यूनिट चीज की बनाए तो कितने क्वांटिटी ऑफ लेबर लगेंगे? ALC। एक यूनिट चीज की बनाओगे तो कितने यूनिट्स ऑफ लेबर लगेंगे? ALC। आपने कितनी बनाई? QC, तो मल्टीप्लाई बाय QC। तो दिस इज द टोटल लेबर आवर्स एलोकेटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ चीज। एक यूनिट ऑफ वाइन बनाओगे कितने लेबर आवर्स लगेंगे? ALW। आपने कितनी बनाई? कहते जी QW। तो दिस इज द टोटल लेबर आवर्स allocated towards the production of wine, and the constraint you are given with that the total labor hours available is L। तो total labor hours should be less than equal to L। अगर यहाँ equal to लगा है तो उसका मतलब ये लाइन की बात हो रही है। अगर आप लेस देन भी कंसीडर कर रहे हो तो ये अंदर का एरिया भी आ गया नॉर्मल से मैथमेटिक्स, राइट। तो दिस विल बिकम योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कंस्ट्रेंट। अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बोलोगे तो बेटा इक्वल टू चाहिए, सिर्फ ये एक लीनियर फंक्शन है। कंस्ट्रेंट बोलेंगे तो वो फिर एरिया शेड वाला भी ले लेंगे और लेस देन का साइन भी लगा देंगे। इतनी बात सबको समझ में आती है? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? प्लीज बोल दीजिए। अब इक्वेशन है तो उसकी स्लोप भी होगी, सीधी सीधी कहानी है। तो स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप हमको पता है यहाँ पे, अगर जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप मेरे पास क्या आने वाली है जी? देखो जी, हमें नहीं पता डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के, हमारे लिए dy/dx स्लोप रहेगी। ठीक है, ये MME की भाषा अपने तक रखना। हमारे पास dy/dx स्लोप रहेगी। ठीक है जी। तो स्लोप मेरे लिए क्या होगी? dQW अपॉन में dQC। ठीक है जी, ये मेरे पास स्लोप रहेगी। तो ये फंक्शन जो मेरे पास लिखा हुआ है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट with respect to QC, so we are left with ALC plus में ALW change in QW upon में change in QC is equals to 0। अच्छा बेटा देखो, जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, तो डिफरेंशिएट करते समय मैं ऑब्वियसली यहाँ इनइक्वालिटी तो कंसीडर नहीं करूंगा। आई विल कंसीडर इज एट इक्वालिटी साइन, राइट। इनइक्वालिटी को तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल कन्वर्ट दिस इनइक्वालिटी इन द इक्वालिटी, और उसके बाद ही मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा, राइट। तो यहां से जब आप
W अपॉन में डी क्यू सी की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगी माइनस ALC अपॉन में ALW। स्लोप अगर इतनी आएगी, लेकिन आगे से जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे वी विल कंपेयर इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है जी। तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी देखेंगे तो वो मेरे पास निकल के क्या आएगी जी, ALC अपॉन में ALW। और इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है वो आप समझ लीजिए। ALC से हमको क्वेश्चन में 2 गिवन था और ALW 4 गिवन है, तो दैट इज 1/2। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब प्लीज सुनना ध्यान से। आप दीक्षा जी आप सवाल कर सकते सर एक बार स्ट्रेट लाइन का सिग्निफिकेंस वापस बता दो ना। हैं। मैम ये मैंने इनइक्वालिटी क्यों हटाई है? नहीं सर, कि ये कॉनकेव क्यों नहीं है? मैम हमने देखो वहां पे भी कनकेव नहीं था, वहां पे आपने अज्यूम किया था इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके सर। वहां पे अगर आपको याद हो तो ऐसे कुछ बनाते, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। कॉनकेव बनाते थे, यहाँ पे लिखा x, यहाँ लिखा y। कहते थे अगर x को हम बराबर बराबर बढ़ाएंगे तो पहली बार y का हम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगली बार ज्यादा, अगली बार और ज्यादा, अगली बार और ज्यादा। तो सेक्रीफाइसिंग का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते जा रहे थे, इंक्रीजिंग MOC। और यू कैन से आप एक नाम दिया करते थे, क्या नाम देते थे भैया स्लोप ऑफ PPF को? MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। याद आया कुछ? वहां पे इंक्रीजिंग स्लोप लिया करते थे, यहाँ पे स्लोप का नाम कुछ भी ले लो, MRT ले लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, स्लोप ही है वो। वहां पे इंक्रीजिंग अज्यूम किया करते थे, यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम करते, राइट दीक्षा? अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन निकालना बड़े बड़े ध्यान से प्लीज। अगर मैं कहता हूं स्लोप ऑफ दिस PPC इज हाफ, इट मींस टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ चीज, to produce an extra unit of cheese, you have to sacrifice half unit of wine, right? Can I say it? To produce an extra unit of cheese, you have to forego half unit of wine. तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, opportunity cost of 1 unit of cheese. cheese से मेरा मतलब है the variable which you are measuring on the x-axis, right? The opportunity cost of 1 unit of the commodity which you are measuring on the x-axis is equal to ALC upon में ALW units of the commodity which you are measuring on the y-axis, that is wine. और इसकी हमारे पास वैल्यू है, कितनी वैल्यू है जी? 1/2। समझ में आती है? जो भी स्लोप आ रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्स एक्सिस पे दिए हुए कमोडिटी की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपको कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे वाई एक्सिस वाली कमोडिटी की, राइट? और उसका रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ वाइन इज इक्वल टू रिवर्स ALW अपॉन में ALC, रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप, दैट इज 2 units of cheese। तो स्लोप का सीधा मतलब यहाँ पे निकल रहा है। देखो याद करने तरीका क्या है, एक्स एक्सिस की 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो वाई एक्सिस के कितने सेक्रीफाइस करने पड़े, दिस इज द स्लोप। बात खत्म, राइट? क्लियर है जी कहानी? अच्छा, यहां से अगर मैं फॉरेन कंट्री के लिए कुछ निकालना चाहूँ, देखिए प्लीज नाउ, ये तो हमने होम कंट्री का लिखा था, नाउ फॉरेन कंट्री। अब आपको डेटाबेस करना है तो डेटाबेस कर लीजिए, और अगर आपको टर्म समझनी है, मैं थोड़ा सा डेटा लिख देता हूँ फटाफट से। जैसे यहाँ पे वहां पे टर्म्स थी हमारे पास L, ALC, ALW, ये 3 टर्म्स थी जी। और इक्वेशन जो आई थी हमारे पास PPF की, वो क्या आई थी? ALC इंटू में QC प्लस ALW इंटू में QW इज इक्वल्स टू L। बस देखो फर्क क्या है दोस्त, यहाँ पे फॉरेन कंट्री के लिए कोई कोई ऑथर F लगा देता है, कोई कोई स्टार लगा देता है, ठीक है? तो क्रुगमैन साहब स्टार लगाए तो वी आर कंसीडरिंग दैट L स्टार
ALC स्टार, AL दिस, QC स्टार, सब जगह स्टार, राइट। कोई भी डेटा लिख लिया अपनी मर्जी से, ऐसी रैंडम लिख दिया मैंने। मैं कहा भैया हमारे पास 2000 यूनिट्स ऑफ लेबर है, 5 ALC है हमारे पास, 20 ALW, राइट। ऐसी कुछ भी लिख दिया मैंने अपनी मर्जी से। अब इसको अगर मैं डायग्राम पे ले जाऊं, अच्छा यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, QC स्टार, यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग QW स्टार। सारे यूनिट, सारा का सारा लेबर फोर्स अगर हम लगा देंगे चीज की प्रोडक्शन के लिए तो मैक्सिमम 400, बोलिए। हाँ जी, 400 आएगा ना। और सारा का भाई चेक कर लो एक बार यार प्लीज। यस सर। और सारा का सारा अगर वाइन के लगा देंगे तो 100। जी सर। तो ये इंटरसेप्ट कैसे आए हमारे पास, इट इज L स्टार अपॉन में A स्टार LC, इट इज L स्टार अपॉन में A स्टार LW। इन दोनों को उठा के अगेन ज्वाइन किया, लीनियर फंक्शन नाम दे दिया, तो PF था तो इसको P स्टार F स्टार दे दिया, ठीक है जी। और इसकी स्लोप जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगी बताइए, वहाँ ALW और ALC आई थी, ALC अपॉन में ALW, तो यहाँ पे स्टार स्टार लग जाएगा, नेगेटिव आएगा, आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे वैल्यू निकालना दोस्त कितनी आ रही है एक बार जरा, इट इज ALC अपॉन में ALW निकालेंगे, इट विल बी 1/4। अच्छा मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, उस टेबल को समझने की कोशिश करना प्लीज। प्लीज एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करना उस टेबल को अगर आप समझ पाए तो। जैसे हमारे पास दो कंट्री है, कंट्री ए है और कंट्री बी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों में देखना चाहता हूँ कि किसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज चीज का लगा हुआ है और किसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज वाइन का लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भाई एक चीज है, एक हमारे पास वाइन है, एक हमारे पास कंट्री ए है, एक हमारे पास कंट्री बी है। और ये टेबल फॉर्म जो हम बना रहे हैं, इट इज व्हाट, हम क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंट्री ए का आपको डेटा याद था, चीज की एक यूनिट बनाने के लिए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता था बताइए, अरे बोलो, हाफ यूनिट्स ऑफ वाइन। ठीक है। तो वाइन की एक यूनिट बनाने के लिए कितना चीज सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, 2 यूनिट्स। कंट्री बी के लिए देखोगे स्लोप 1/4 आई है, तो यहाँ पे ये कितना 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, कंपेयर कैसे करेंगे, चीज बनाना कहाँ सस्ता है, कंट्री ए में या कंट्री बी में, बताइए, कंट्री ए में या कंट्री बी में चीज बनाना कहाँ सस्ता है, कंट्री ए या बी, कैसी बात, अरे 1/2 छोटा होता है, कंट्री 1/4 बी छोटा होता है, कंट्री बी। भामा जी 1/2 छोटा है, 1/4 अच्छा छोड़ो, 2 छोटा 4 छोटा है, 2 छोटा है ना। तो कंट्री ए के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है किसके लिए, वाइन प्रोड्यूस करने का, और कंट्री बी के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है चीज प्रोड्यूस करने। लिख लीजिए स्टेटमेंट को प्लीज, कंट्री या होम कंट्री कह दीजिए, कंट्री ए कंट्री बी लिख लीजिए, जैसे मैंने कंट्री ए कंट्री बी लिख दिया, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन राइट होम कंट्री एंड दिस इज योर फॉरेन कंट्री, ठीक है जी, मैं वो लिख गया गलती से, country or B, you can write foreign country. You can write here a home country has comparative advantage of producing wine
of producing wine, right? सही लिखा है, देख लो। हाँ जी, ठीक है ना। Home country has comparative advantage of producing wine and foreign country has comparative advantage of producing cheese. Easy? एक बात बताऊं, सेमेस्टर 1 पढ़ा रहा हूं मैं, अभी आपको सेमेस्टर 5 स्टार्ट नहीं किया। इट इज सेमेस्टर 1 यूनिट नंबर 1। सेमेस्टर 1 का भी यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द मैन क्यू। आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती। बिलीव मी, कहोगे तो मैं बुक खोल के दिखा दूंगा मैन क्यू। गलत करें तो बताइए, है ना वही सेम चीज, तो उसी को थोड़ा सा मॉडल में कन्वर्ट कर दिया गया, कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आ गई है ना। चलिए एनीवेज, एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट लिखना है हमको, लिखेगा प्लीज। चलिए फटाफट से शॉर्ट नोट लिखना स्टार्ट कर। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी, comparative cost advantage theory has been formulated by this person. Look at this, David Ricardo. Comparative cost advantage theory has been formulated by David Ricardo. Full stop. This model of international trade is also known as 2 by 2 by 1 model, is also known as 2 by 2 by 1 model. Full stop. According to this theory, comma, a country has comparative advantage. According to this theory, comma, a country has comparative advantage. A country has comparative advantage in producing a good. A country has comparative advantage in producing a good if the opportunity cost of producing that good, in terms of other good is lower in that country, as compared to other countries. पैराग्राफ चेंज करिएगा। This approach of international trade, in which trade arises due to difference in labor productivity. This approach of international trade in which trade arises due to difference in labor productivity is known as Ricardian model of international trade.
ट्रेड करने की एक वजह मिली हमें। वाई वी कंट्रीज आर ट्रेडिंग टू ईच अदर, बिकॉज हमारे लेबर की एफिशिएंसी किसी स्पेसिफिक गुड में अच्छी है, आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी किसी स्पेसिफिक गुड में अच्छी है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो जहां पे जिस कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है आप उसको प्रोड्यूस करिए, उसको आप दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करिए। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड करके हम दोनों ही एक अच्छा लिविंग स्टाइल, एक बेटर लिविंग स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर द रिगार्डिंग थ्योरी। छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल जो पेपर में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ बुक में दे रखे हैं, तो एक बार देख लेते हैं उनको। एक सेकेंड, प्लीज। आपके चैप्टर नंबर 3 स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे न्यूमेरिकल्स आपको? आइए रीड कर लीजिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन, विजिबल है फॉन्ट, कोई इश्यू तो नहीं है? पढ़िए सवाल, पढ़िए क्या कहते हैं। होम हैज 1200 यूनिट्स ऑफ लेबर अवेलेबल, मतलब कैपिटल हो गया एक तरीके से। इट कैन प्रोड्यूस 2 गुड्स, एप्पल्स एंड बनानास। 2 गुड है, एक ए है और एक बी है। द यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट इन एप्पल प्रोडक्शन इज 3। यूनिट लेबर एक मतलब एप्पल की 1 यूनिट बनाने के लिए 3 यूनिट लेबर की चाहिए। तो ये हो गया ALA। भैया एल मेरे पास कितना हो गया? 1200। 2 गुड्स बनाते हैं, एक एप्पल एक बनाना। एक एप्पल बनाने के लिए ALB, एक एप्पल बनाने के लिए आपको 3 यूनिट्स लेबर की चाहिए और 1 यूनिट बनाना बनाने के लिए आपको 2 यूनिट्स लेबर चाहिए, राइट? कोई दिक्कत? दुनिया का सबसे आसान सवाल कहता है क्या बताओ? ग्रैब द होम्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कहता है यार ये बहुत मुश्किल, कैसे बनाएंगे? चलो यहाँ देखो जी, यहाँ पे दिखाया हमने क्वांटिटी ऑफ एप्पल, यहाँ दिखाया जी क्वांटिटी ऑफ बनाना। मैक्सिमम कितना एप्पल बना सकते हो जी? 1200 डिवाइड बाय 3। हाँ जी, 400. 1200 डिवाइड बाय 3 400। तो ये इंटरसेप्ट कितना लग गया आपका? 400 का। और मैक्सिमम बनाना कितना बना सकते हो? 600। तो ये इंटरसेप्ट 600 का लग गया। इन दोनों को उठा के ज्वाइन कर दीजिए, लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन में। कहता ग्रैब द होम्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कहता ले भाई देख ले, खुश कदम। इसलिए कह रहा हूँ पेपर आज की पूरी क्लास से पेपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो डोंट एक्सपेक्ट कि इंटरनेशनल इतना इजी है, ठीक है? ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, अब समय लगेगा। ऑब्वियसली जब आप सैम 3 में भी थे तो पहली क्लास में तो आपने फ्लस्की नहीं सीख लिया था ना, पहली क्लास में तो आपने इंटरटेम्पोरल नहीं सीख लिया था ना, सेमेस्टर 4 में आए पहली क्लास में तो आपने गंदे गंदे जेएनक्यू नहीं सीख लिया था ना, पहली क्लास में तो गेम थ्योरी के SPN नहीं सीख लिया था ना। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती है बाद में ही आती है, लेकिन स्टार्टिंग क्लासेस आपके फंडामेंटल को बहुत अच्छे से क्लियर करती है, राइट? चलो जी, 2 पार्ट तो हो गए जी। फर्स्ट पार्ट कहता है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इन टर्म्स ऑफ बनानास। क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इन टर्म्स ऑफ बनानास मींस, अरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? AL अपॉन में AL। एक्स एक्सिस पे जिसको बनाया है उसका नाम ऊपर आएगा, वाई एक्सिस का नीचे आएगा। सही बात है ना? हाँ जी। और एक्स एक्सिस पे आपने किसको दिखाया हुआ है? एप्पल को दिखाया हुआ है। तो वैल्यू पुट कर दो इसकी, 3 अपॉन में 2 यानी कि 1.5। यानी एक एप्पल अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो 1.5 बनाना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलो ये भी हो गया जी, कोई दिक्कत? हाँ जी। थर्ड पार्ट अभी इसका 20 मिनट के लिए स्किप कर रहे हैं, 20 मिनट बाद अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे प्राइजेस का जिक्र किया जा रहा है। अभी एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा तब प्राइस रेशियो निकालनी है, ठीक है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं होम कंट्री, होम इज एज डिस्क्राइब्ड इन प्रॉब्लम 1।
right? There is now also another country foreign with the labor force 800, तो ये L स्टार हो गया। हाँ जी, क्या हो गया बच्चे? ये L star and foreign units labor requirement in Apple production is 5, तो ये A स्टार पहले हो गया 5 और बनाना का है 1, तो A स्टार L B कितना हो गया 1, राइट? तो यहाँ पे जब आप स्लोप निकालोगे, कहते ग्राफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कर लेंगे ये। एक्स एक्सिस पे कितना मारेगा जी? 800 डिवाइड बाई 5 कितना आता है? 160 160। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 160 कंसेप्ट लगाएंगे, वर्टिकल एक्सिस पे 800 कंसेप्ट लगाएंगे, दोनों उठा के ज्वाइन कर देंगे, राइट? तो स्लोप कितनी आएगी? 5। हाँ बच्चे, स्लोप 5 आएगी। कोई दिक्कत किसी को? चलो अच्छा, एक बात बताओ दिमाग लगा के, होम कंट्री में एक एप्पल बनाओगे तो कितना बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 1.5, 1.5। और फॉरेन कंट्री में एक एप्पल बनाओगे तो कितने बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? 5। तो एप्पल बनाना कहाँ सस्ता है रिलेटिवली? कंट्री ए। तो कंट्री ए के पास एप्पल बनाने का क्या लग गया? कंपैरेटिव एडवांटेज लग गया। और कंट्री बी के पास ऑब्वियसली रिवर्स करेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। तो कंट्री बी के पास किस चीज का एडवांटेज लगेगा? रिलेटिव कंपैरेटिव एडवांटेज बनाने का। समझ में आ रही है कहानी? तो होम कंट्री के पास एप्पल का कंपैरेटिव एडवांटेज लग गया और फॉरेन कंट्री के पास बनाने का लग गया। एक लिख लो स्टेटमेंट को प्लीज। देखो जी, इस क्वेश्चन में अभी ये वाला पार्ट भी पेंडिंग है आपका, बी पार्ट, ये अलग चीज है, ये वर्ड रिलेटिव सप्लाई बनाना है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। इतनी बात सबको समझ में आ गई जी? होम कंट्री इज हैविंग कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एप्पल एंड फॉरेन कंट्री इज हैविंग कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग बनानास, राइट? कोई डाउट यहाँ तक किसी को प्लीज पूछ लीजिए, अग्रिता जी सवाल कर सकते हैं। सर एक ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का, जैसे हमने स्लोप से निकाला है, हाँ वैसे जी। एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी निकालना सिखाया था हमको क्लास में। मुझे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मतलब वो ये मैट्रिक्स फॉर्म वही थी जो मैंने भी बनाई थी। सर जैसे मैम ने हमको पहले वो लिखवा दिया था कि जो आपके 2 गुड्स हैं मैम उनकी। एक मिनट, मैंने भी अभी छोटी सी टेबल बनाने की कोशिश की थी, ये मैट्रिक्स फॉर्म ही है, ये देखो। राइट सर, तो ये जो ये तो हमने डिराइव कर ली, तो हमने इसलिए नॉर्मली स्टेट कर दी इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वहां पे टोटल प्रोडक्शन दी हुई थी कि चीज की इतनी है, वाइन की इतनी है, दोनों कंट्रीज में, फिर उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला मैट्रिक्स बनाना था। वो जो गिवन था ना, वहां पे टोटल लेबर फोर्स नहीं गिवन थी। हाँ वो नहीं गिवन थी, वो सिर्फ वहां पे ये वैल्यूज बताया हुआ था कि ये कंट्री मैक्सिमम इतना चीज बना हाँ सकती, जी। मैक्सिमम इतना वाइन बना सकती। तो जैसे एक कंट्री में सपोज करो आपको ऐसे लिखा था कि एक कंट्री है जी, वो गुड एक्स बना सकती, सारे रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम 100 और वाई बना सकती है मैक्सिमम 300, ऐसे मान लो गिवन है, ठीक है? हाँ जी। अगर सारे सोर्स एक्स पे यूज कर देंगे तो 100 एक्स बनेंगे। मतलब बेसिकली ये आपको ये गिवन है 100,0 और 0,300। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। राइट? गेटिंग माय पॉइंट मैम? क्या गिवन है ये? हाँ जी सर, समझ आ गया। मैक्सिमम अब ये प्रोडक्शन। देखो, अब कैसे निकालेंगे कि 100 एक्स बनेंगे तो 300 वाई का सेक्रीफाइस होगा। 100 एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 300 वाई। जी। तो 1 एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 3 वाई। 3 वाई। तो ये स्लोप आ गई। ठीक है। तो अगर इस टेबल में लिखते तो मैं कैसे लिखता, देखिए यहाँ पे प्लीज। तो मान लो ये x है और ये y है,
तो इस कंट्री के कैसे लिखता, x के लिए यहाँ पे क्या लिखता 3 और यहाँ लिखता 1/3। ठीक है, राइट मैम? राइट सर, थैंक यू। तो वो डेटा किस फॉर्म में गिवन है वो उस पर डिपेंडेंसी है। राइट? अब एक बात सुनना चाहिए बड़े ध्यान से। रूपांचल जी का सवाल है, रूपांचल जी आप सवाल कर सकती है। सर क्या हम ALC को MCL अपॉन वेज रेट शो कर सकते हैं? से अगेन किस चीज को मैम? सर ALC को हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ चीज अपॉन वेज शो कर सकते हैं? एमसी की बात कहाँ से, मैंने मार्जिनल कॉस्ट की बात ही नहीं करी अभी तक। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ। नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और जब आप जहां आपने पढ़ा वहां पे अजम्पशन लगी गई थी कि परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन लगानी पड़ेगी और मैनी मोर अजम्पशंस के साथ ही आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो उसको वैलिडेट किया जाएगा। अभी तो हम उसकी जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा एक बात सुनिए प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स एंड लिसन टू मी। जैसे आपने पीपीएफ बनाया तो ये सिर्फ ये बताएगा कि ये कंट्री क्या क्या बना सकती है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बना सकती है, राइट? बट एक्चुअल में ये कंपनी कितना बनाएगी ये थोड़ा ना बताएगा। वेयर विल बी एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर दिस कंट्री, वो हमें कौन बताएगा? और वो हमें पता लगाएगा रिलेटिव प्राइसेस एंड सप्लाई। लिख लीजिए एक स्टेटमेंट कहीं पर भी, पीपीएफ इज शोइंग what economy can produce. PPF is showing what economy can produce, but what we have to produce actually, but what we have to produce actually depends on relative prices and supply. Depends on relative prices and supply. दोस्त अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। नाउ टेक्निकलिटीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एंड कैमरास प्लीज ओपन कर ले सब लोग। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ओपन वेबकैम्स एवरीबॉडी। देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ होम कंट्री की, ठीक है? मैं कहा होम कंट्री है मेरे पास। हमने अज्यूम किया है कि वी हैव सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ओनली एंड ओनली लेबर। तो जब आपने अज्यूम किया कि हमारे पास लेबर ही एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यही लेबर गुड एक्स में भी जा रही है, यही लेबर गुड वाई में भी जा रही है, चीज वाइन जो मर्जी आप कह दीजिए, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे ये होम कंट्री की लेबर फॉरेन कंट्री में नहीं जाएगी, माइग्रेशन विल नॉट बी देयर। समझ रहे हैं मेरी बात? लिख लीजिए स्टेटमेंट को, फ्री टू मूव in any industry, इंडस्ट्री से मेरा मतलब है चीज इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री। देखो जहां पैसा ज्यादा मिल रहा है तो जहां वेजेस ज्यादा मिल रही है तो जा, खुली छूट है, बट कैनॉट गो टू द फॉरेन कंट्री। आप दूसरी कंट्री में नहीं जाएंगे, ठीक है? ये अज्यूम किया जाएगा लेबर के, राइट? अब देखो ये प्लीज एक चीज, जो हमारे पास लेबर है बच्चे, देखो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, ध्यान से देखिए। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारे पास चीज इंडस्ट्री है, एक हमारे पास वाइन इंडस्ट्री है, राइट? अगर मैं अज्यूम कर लूं कि परफेक्ट कंपटीशन है, एज्यूम परफेक्ट कंपटीशन, जैसे आप परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन लगाते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, वेज इज इक्वल्स टू व्हाट? VMPL। याद आया जी कहानी कुछ? वेज रेट इज इक्वल्स टू VMPL,
वेज रेट इज इक्वल्स टू VMPL। कौन सी थियोरी थी ये? एग्जाम्पल याद हो, सेमेस्टर 1 से देता हूँ एप्पल वाला एग्जाम्पल, है ना। किसी भी लेबर को हम कितना वेज देंगे, जितना वो हमको VMPL क्रिएट करके देगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और ये VMPL कैसे आता था, किसी को याद है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस किसका? ये चीज इंडस्ट्री में चीज का प्राइस होगा, और वाइन इंडस्ट्री में वाइन का प्राइस होगा, राइट। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा जी, एक चीज और बताइए, ये MPL किसके बराबर था? चीज इंडस्ट्री में MPL किसके बराबर होगा? 1 में ALC। हाँ जी, यस और नो, बताइए प्लीज। याद है नहीं याद? यहाँ पे किसके इक्वल होगा? 1/ALW। यानी कि अगर जो बंदा चीज इंडस्ट्री में काम करता है उसको इतनी वेज मिलती है, और जो लेबर वाइन इंडस्ट्री में काम करता है उसको इतनी लेबर मिलती है, राइट। जब तक हम कोई स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, इसमें हम अज्यूम करेंगे दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ लेबर आर इक्वली एफिशिएंट, आर होमोजेनियस, वो कहीं पर भी काम कर सकते, राइट। अब एक बात सुनना बड़े ध्यान से प्लीज, रैशनल सोचना, रैशनली। भाई जो बंदा चीज इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको कितना वेज रेट मिल रहा है? PC/ALC। और जो लेबर वाइन इंडस्ट्री में जा रही है उसको कितना वेज मिल रहा है? PW/ALW, राइट। अगर मैंने कंडीशन लगा दी कि एक इकोनॉमी है और वहां पे ये कंडीशन लगी, इफ PC/ALC इज ग्रेटर देन PW/ALW, ये कंडीशन लगा दी, बताइए क्या मतलब है इस कंडीशन का? कि वेज wages in the cheese cheese industry are is more than the wage in the wine industry. What labor can do, what labor will do actually, क्या करेगा? cheese industry में जाए। तो ऐसी The labor country will के move अंदर from- सिर्फ क्या बनेगा? चीज बनेगा। ऐसी कंट्री में कभी भी वाइन प्रोड्यूस ही नहीं की जाएगी। नो, बट नो लेबर विल वर्क इन द वाइन इंडस्ट्री ना। समझ रहे मेरी बात? इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और PC/ PW इज ग्रेटर देन ALC/ALW, एक ही बात है। तो ऑल लेबर वर्क इन चीज इंडस्ट्री, all labor work in cheese industry, and country will produce only cheese, and country will produce only cheese। और ऐसी कंट्री में क्या नहीं बनेगा? वाइन नहीं बनेगी। तो नाउ दे बिकम, the country will be dependent for wine on the other countries. So this may cause for international trade. Getting my point, guys? Sarani ji, आप सवाल कर रहे प्लीज। Not like all the laborers will want to work in the cheese industry, लेकिन मैम cheese देखिए, industry रैशनल लेबर है, जहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा वहां काम करेगी। जी सर, बट लेकिन चीज इंडस्ट्री में सारे लेबर को अकोमोडेट करने की जगह भी होनी चाहिए। मैडम हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे ना कि चीज इंडस्ट्री में इतनी जगह है या नहीं है। अगर कैसे होगा वो एक अलग सिनेरियो है कि वहां पे जैसे देखो, अगर मैं बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो पे अगर मतलब अभी अजम्पशन चल रही है, वरना इतनी ज्यादा लेबर फोर्स अगर जाएगी चीज इंडस्ट्री के अंदर तो कायदा तो कहता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल डिक्लाइन। यस सर, वहां भी हम उस बात को इग्नोर करके चल रहे हैं। वी अज्यूमिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज आल्सो कांस्टेंट। यस गेटिंग माय पॉइंट गाइस? क्योंकि कायदे से तो आप बहुत एक टाइम ऐसा आएगा लेबर विल बिकम इंफीरियर इनपुट, और रिज लाइन के बाहर आ जाऊंगा अगर माइक्रो में चला जाऊंगा तो। अब रिज लाइन पे तो बाहर आ जाओगे ना, राइट? आइसो क्वांट्स पढ़ा है, रिज लाइंस पढ़ी है, कुछ नहीं होता। छोड़ो, आप
कि नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा है, मैं थोड़ा कम जानता हूँ, कोई बात, धीरे धीरे आ जाऊंगा मैं आपके लेवल, सिखाते रहना यार मुझे, ठीक है। अच्छा रिवर्स अगर मैं कर दूं यहाँ पे, इफ PC अपॉन ALC यानी कि वेज इन द चीज इंडस्ट्री इज लेस देन PW अपॉन में ALW, और यू कैन से PC अपॉन में PW इज लेस देन ALC अपॉन में ALW। तो इस सिचुएशन में सारी लेबर कहाँ काम करेगी? वाइन इंडस्ट्री में करेगी जी। ऑल लेबर वर्क इन वाइन इंडस्ट्री एंड country will produce only wine। तो ऐसी कंट्री डिपेंडेंट हो जाएगी चीज के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तो दिस कैन कॉज इंपोर्ट्स ऑफ चीज फॉर दिस कंट्री, राइट। अच्छा एक बात सुनिए, अगर मैं कहता हूं ये दोनों आपस में बराबर है, इफ PC अपॉन ALC is equals to PW अपॉन में ALW और PC अपॉन PW is equals to ALC अपॉन में ALW, अगर ये बराबर है तो लेबर इज इनडिफरेंट बिटवीन वर्किंग इन चीज इंडस्ट्री और इन वाइन इंडस्ट्री, तो मतलब लेबर दोनों जगह काम करेगी। इन बोथ इंडस्ट्री worker will go and economy will produce both goods, country produces both cheese and wine। अब एक बात सुनना प्लीज, यार सुन लिए मेरी बात, यानी कंट्री खुद ही चीज बना रही है, कंट्री खुद ही वाइन बना रही है, तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत क्या है? तो जब ये सिचुएशन कभी हमको दिखेगी लगी हुई, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है, नो इंटरनेशनल ट्रेड। कंडीशन ये है, देखिए जी, ये जो कंडीशन नीचे येलो कलर से मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ टू गुड्स PC अपॉन में PW विल बी इक्वल्स टू दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्लोप ऑफ PPF। जब ये कंडीशन लग जाएगी तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। तो इंटरनेशनल ट्रेड अगर आपको करना है तो ये कंडीशन लगनी चाहिए, इसके बाद देखेंगे कहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज है, कहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, राइट। तो इंटरनेशनल ट्रेड कंडीशन है कि स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर शुड नॉट बी इक्वल टू दी रिलेटिव प्राइस। अगर वो प्राइस रिलेटिव प्राइस के बराबर हो गई then they will not be international trade because country के अंदर खुद ही दोनों सामान बन रहे हैं। Getting my point guys? अग्रिता जी आप सवाल कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि प्रोडक्शन हो सकती है दोनों की, लेकिन वो प्रोडक्शन बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू ट्रेड या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो फिर कंपैरेटिव एडवांटेज जब दो कंट्रीज को कंपेयर करेंगे तब पता लगेगा, अभी तो एक ही कंट्री की इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, ठीक है। राइट। एक छोटा सा पैराग्राफ है, लिख लीजिए प्लीज। छोटा सा पैराग्राफ, बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है जी, लिखिए। कोई चीज समझ में ना आ रही हो प्लीज पूछ सकते हैं आप मेरे से, इजी चल रहा है, डिफिकल्ट तो है नहीं, डिफिकल्ट पढ़ाते नहीं, आराम से धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, पूरा पता भी नहीं लगेगा, ऐसे मॉडल्स खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे सारे। लिखेगा जी, द इकोनॉमी विल स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ चीज, the economy will specialize in production of cheese if relative price of cheese। देखो जी इस टर्म को, ये जो टर्म है यहाँ पे देखो प्लीज, जो सर्कल कर रही है इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं? रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज। The economy will specialize in the production of cheese if the relative price of cheese exceeds its opportunity cost in terms of wine।
exceeds its opportunity cost in terms of wine. That is this condition. That is this condition. Next line. Economy will specialize in production of wine. Economy will specialize in production of wine if relative price of cheese, is less than its opportunity cost, in terms of wine, is less than its opportunity cost in terms of wine. That is this condition. That is this condition. Paragraph change करिएगा. In the absence of international trade, comma, home country would have to produce both goods for itself. Home country would have to produce both goods for itself. Full stop. But it will produce both goods, only if relative price of cheese is just equal to its opportunity cost. Relative price of cheese is just equal to its opportunity cost. That is this condition. और दोस्त इस बात को लिख लीजिए, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है और ये जो प्राइस हमारे पास इस समय आएंगे PC अपॉन PW, इसको हम नाम देते हैं ऑटर की प्राइस. स्पेलिंग में लिख रहा हूं, ऑटर की प्राइस कह देते हैं, या कभी कभी हम कह देते हैं कंट्री इज इंडिपेंडेंट. कभी ये टर्म्स हैं जो आपको बताएंगे, हिंट देंगे. कंट्री इज इंडिपेंडेंट, या कभी कभी हम बोल देंगे कंट्री इन आइसोलेशन. मतलब द कंट्री इज बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमी की कंडीशन लग जाएगी यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं लग रहा. इतनी बात सबको समझ में आती है, कोई दिक्कत? अब मैं वापस उस न्यूमेरिकल पे जा रहा हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया था, जिसके हमने थर्ड पार्ट छोड़ दिया था. ठीक है दोस्त, न्यूमेरिकल पढ़ना प्लीज. क्या कहते हैं? साफ साफ क्या मेंशन्ड है? इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड नहीं हो रहा. राइट, सोने जी भी आ रहा हूं आपके पास. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड नहीं हो रहा है. What would be the price of apple in terms of bananas? तो बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है? प्राइस ऑफ एप्पल इन टर्म्स ऑफ बनानास, ये पूछ रहा है. कब पूछ रहा है? जब ट्रेड नहीं हो रहा. ट्रेड ना होने की कंडीशन क्या होती है? द रिलेटिव प्राइस ऑफ एप्पल should be equal to its opportunity cost in terms of bananas. Yes or no? So it will be equal to ALA upon में ALB. Say yes or no? हाँ जी, समझ में आ रही है कहानी? नहीं आ रही? और इसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे. कितनी? 3/2. तो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ एप्पल्स
इन टर्म्स ऑफ बनाना, तो प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 3/2 यूनिट्स ऑफ 3/2 प्राइस ऑफ बनाना। सवाल ने ये आपसे पूछा था, प्राइस ऑफ एप्पल इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ बनाना, राइट। और ये हमको कैसे पता लगा इक्वालिटी है, उसने हमको हिंट दिया है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड। और ट्रेड कब नहीं होगा, जब दोनों इंडस्ट्री का वेज इक्वल होगा, वहां से हमने कंडीशंस को डिराइव कर दिया, राइट। सो इट इज एनफ फॉर द फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ और आप लोगों से बात कर लेता हूँ। थैंक यू।